स्टडी विद लोकेश सड़ा यूट्यूब चैनल पर। और आज हम इस यूट्यूब चैनल पर जो अपनी हिस्टोग्राफी श्रृंखला थी, सीरीज़ थी, जो इंडियन हिस्ट्री पर बेस्ड जो मानी जाती हैं, इतिहास के अलग अलग कालखंडों के बारे में, और उसमें हमने प्रागैतिहासिक इतिहास के बारे में हम चल रहे थे, उस पर डिस्कस कर रहे थे। प्रागैतिहासिक इतिहास का हमारा जो आज का टॉपिक है वो आपका नवपाषाण काल है। अगर हम इस नवपाषाण काल को कृषि और पशुपालन का काल कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर यह कहा जाता है कि इस काल में मानव का जो विकास था वह उस विकास ने सिंधु घाटी या मेसोपोटामिया जैसी सभ्यताओं को बनाने में या उनको एक आधार प्रदान करने में अपना योगदान दिया। इस वजह से ये कहा जाता है कि नवपाषाण काल का बड़ा योगदान माना जाता है। एग्ज़ाम में इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर जनरली पूछा गया था यूपी पीसीएस में हिस्ट्री का जो ऑप्शनल पेपर था, वहाँ पर इसको लेकर क्वेश्चन पूछा गया था, इससे संबंधित या इस टॉपिक से संबंधित, जिसमें पूछा गया था कि सराय नहाराय या मेहरगढ़ का संबंध कौन से काल से माना जाता है। तो उस तरीके से ही हमारे यहाँ पर एग्जाम में से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। उसी तरीके से अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नवपाषाण काल में प्राप्त हुए जो राख के टीले या फिर जिन्हें अंश टीले भी कहा जाता है, उनका संबंध भारत के कौन से क्षेत्र से रहा। और ये कहा जाता है ये अंश टीलों का संबंध भी नवपाषाण काल से था, और इस वजह से इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है आपके। दूसरा, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें बोला गया था कि जो राख के टीले के केंद्र कौन कौन से थे, यानी कि उन स्थानों के नाम भी पूछे गए थे जिनका संबंध आपके इन अंश टीले या राख टीलों से माना जाता है। हम यहाँ पर बात करेंगे कि राख टीले या फिर ये अंश टीले क्या हुआ करते थे, हम इसे क्यों कृषि और पशुपालन का केंद्र कहते हैं। दूसरा, इससे एक क्वेश्चन आपके एमपी पीसीएस में पूछा गया था कि जो नवपाषाण काल में मानव का जो निवास है वह जमीन के नीचे गर्त में प्राप्त होता है, तो इसका संबंध कौन से क्षेत्र से माना गया है, तो उससे संबंधित भी आपके नवपाषाण काल से, जिन्हें गर्त स्तंभ कहा जाता है, जो गर्त स्तंभ आवास क्षेत्र है, उनके संबंध में। तो आपके जो नवपाषाण काल है, इस नवपाषाण काल से बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, और ये नवपाषाण काल बड़ा इम्पोर्टेंट है। अभी तक तो हम एक आधारशिला पर बात कर रहे थे प्रागैतिहासिक काल की, लेकिन अब यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल अपनी चरम अवस्था प्राप्त कर लेता है। हम इस नवपाषाण काल पर बात करें, और इस नवपाषाण काल को हम कहते हैं आपके न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक एज यानी कि न्यूलिथिक काल। जिस तरीके से हमने मेसोलिथिक काल की बात की थी शुष्कपाषाण काल के संदर्भ में, उसी तरीके से आपके न्यूलिथिक शब्द आया, या फिर इसे आप हिंदी में नवपाषाण काल कहते हो। सबसे पहले ये बात आती है कि इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है। तो इस न्यूलिथिक यानी कि नवपाषाण काल की शब्द की सबसे पहले जो उल्लेख किया गया था, एक आर्टिकल आता है प्री हिस्टोरिक टाइम्स, प्री हिस्टोरिक टाइम्स। और इस प्री हिस्टोरिक टाइम्स में ये कहा गया कि इस पुस्तक को जॉन ल्यूबॉक ने लिखा, और जॉन ल्यूबॉक ने जब इस पुस्तक को लिखा तो उन्होंने एक नए काल, मानव के एक नई अवस्था के बारे में जानकारी प्रदान की, और उसे नवपाषाण काल या न्यूलिथिक एज कहा गया। इस न्यूलिथिक एज के संबंध में मैं पहले आपसे बात कर चुका हूँ कि इस नवपाषाण काल को आप एक दूसरा नाम भी दे सकते हो, और वह है कृषि पशुपालन का काल। यानी कि यहाँ पर आप इस नवपाषाण काल के संदर्भ में अलग अलग शब्दों का प्रयोग कर सकते हो। नवपाषाण काल के संदर्भ में हमने बात की कि नवपाषाण काल शब्द का प्रयोग कहाँ पे हुआ, और उसी के साथ हम एक दूसरी चीज़ कहते हैं कि ये जो नवपाषाण काल था, इस नवपाषाण काल में कृषि और पशुपालन पूर्ण रूप से विकसित अवस्था में हो जाता है, और इस वजह से इस नवपाषाण काल को हम कृषि और पशुपालन का काल भी कहते हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए एग्रीकल्चर और जो पशुपालन है, दोनों एक साथ साथ में जुड़े हुए हैं, और जब इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था है, इस अर्थव्यवस्था
को एक तरीके से आप मिश्रित आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के संबोधित कर सकते हैं, जहां पर कृषि और पशुपालन साथ साथ में थे। तो इस तरीके से ये कहा जाता है कि इस वजह से इस कृषि और पशुपालन के इस काल को मिश्रित आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, मिश्रित आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के संबोधित किया जाता है। तो यहाँ पर एक चीज़, इस चीज़ को हमारे लिए समझना लायक जो चीज़ मानी जाती है वो ये कि आपके जो कृषि पशुपालन की जो अवस्था थी वो नवपाषाण काल थी, और इसी नवपाषाण काल में जो कृषि पशुपालन जब साथ साथ चलने लगे तो उस स्थिति में एक आत्मनिर्भर जो इकोनॉमी है वो डेवलप होने लगी मानव जाति के बीच में, और इस प्रकार की इस अवस्था को मिश्रित आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अब इस संदर्भ में अगर हम आगे जाएं तो आपका जो ये आत्मनिर्भर या मिश्रित आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी, यहाँ पर जो मानव था वो मानव पहले खाद्य संग्राहक तो था, यानी कि खाद्य उत्पादक था, उपभोक्ता था, लेकिन इस काल में कृषि और पशुपालन की वजह से यह उत्पादक हो गया था। तो इस वजह से इसे आगे जाकर गॉर्डन चाइल्ड ने एक तरीके से मिश्रित खाद्य उत्पादक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के से संबोधित किया। तो यहाँ पर ये चीज़ गॉर्डन चाइल्ड ने बड़ी महत्वपूर्ण कही कि यहाँ से मानव बड़ा आत्मनिर्भर हो चुका था और आत्मनिर्भर के साथ उत्पादक भी हो गया था, और इस प्रकार के विशेष परिवर्तन यहाँ पर देखे जाते हैं। एक तरीके से सामाजिक परिवर्तन भी हम देखेंगे, किस तरीके से सामाजिक स्थिति को ये अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। तो उसी के साथ साथ ये कहा जाता है इकोनॉमी के क्षेत्र में जो मर्दमान स्थिति थी वो मर्दमान स्थिति बड़ी डेवलप होती है, और वहाँ पर कुछ अलग अलग प्रकार की टेक्निक के द्वारा मर्दमान निर्माण की परंपरा यहाँ पर देखी गई। तो गॉर्डन चाइल्ड ने जब इस प्रकार के यहाँ पर बड़े परिवर्तन की बात की कि इस काल में कृषि पशुपालन के साथ साथ मर्दभांड में भी बड़े परिवर्तन हुए, और जब इस मर्दभांड के परिवर्तन के साथ साथ यहाँ पर चाक और चाक का आविष्कार हुआ, और चाक के आविष्कार के साथ जो आग की उपयोगिता है वह भी निश्चित की गई, जिससे भोजन के क्षेत्र में बड़े परिवर्तन हुए। तो इस प्रकार के अनेक परिवर्तन होने की वजह से गॉर्डन चाइल्ड ने इसी खाद्य उत्पादक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के लिए ये कहा कि यह तो एक तरीके से क्रांति है, नवपाषाण काल आपकी एक क्रांति के रूप में है, और इसे नवपाषाणी क्रांति के संबोधित किया, और जो कहने वाले थे वह थे गॉर्डन चाइल्ड। तो गॉर्डन चाइल्ड का संबंध नवपाषाण काल से माना जाता है, और नवपाषाण काल को इन्होंने नवपाषाण क्रांति के संबोधित किया। तो हमारे यहाँ पर ये पॉइंट्स हुए कि नवपाषाण काल के को क्या कहा जाता है, इसके क्या उपनाम हो सकते हैं, और इस प्रकार इसे नवपाषाण क्रांति क्यों गॉर्डन चाइल्ड द्वारा कही गई। अब हम आगे बात करेंगे इस नवपाषाण काल की टाइमिंग की। नवपाषाण काल के टाइमिंग पर अगर हम बात करें तो इसका समय क्या माना जाता है, तो अलग अलग जो इतिहासकार हैं उन्होंने इसके लिए एक अलग अलग टाइमिंग सेट किया है। लेकिन अगर हम इस टाइमिंग पर जाएं ताकि यह एक तरीके से आपकी सिंधु घाटी सभ्यता तक, क्योंकि इस नवपाषाण काल के बाद आपके ताम्रपाषाणी को जो अवस्था है या फिर साउथ इंडिया में महापाषाणिक काल है, उनके बाद यहाँ पर एक तरीके से सिंधु घाटी अवस्था जो भारत में है उसका काल माना जाता है, जिसे आप कांस्य युग के संबोधित करते हो। उस नवपाषाण काल के बाद उनका उदय होता है। इस वजह से अगर हम इसकी टाइमिंग पर बात करें तो टाइमिंग जो इस आधार पर देखी जाए कि इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता आएगी, और इससे पहले आपके मध्य पाषाण काल था, और उसके अनुसार आपकी इसकी टाइमिंग बैठती है 5000 BC से लेकर आपके 35000 BC तक का जो समय है वह नवपाषाण काल के अंतर्गत माना जाता है। मानव के संदर्भ में अगर हम बात करें तो मानव जो था वह होमो सेपियंस यहाँ पे डेवलप हो चुका था, उस प्रजाति का जो होमो हेबियस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, उससे होता हुआ अब मानव होमो सेपियंस हो चुका था, जो मध्य पाषाण काल के माना जाता है। और बाद में ये कहा जाता है कि इसी होमो सेपियंस का यहाँ पर बड़ा डेवलपमेंट होता है। और समय के बाद यहाँ पर हम इसके उपकरण की बात करें,
उपकरण पर अगर बात की जाए तो उपकरण वो जो आपके मध्य पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में जिन पत्थरों से उपकरणों का निर्माण किया जाता था वही पत्थर या उपकरण आपके नव पाषाण काल में प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर यह कहा जाता है कि ग्राइंडिंग और टेक्निकल, यानी कि ये कहा जाता है कि पत्थरों की अच्छी से घिसाई जो की जाती थी, फिर उनकी ग्राइंडिंग की जाती थी और ग्राइंडिंग करके उनको पॉलिशिंग की जाती थी। यानी कि उपकरणों के निर्माण के लिए ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग टेक्निक का प्रयोग किया जाता था। यानी कि एक तरीके से तकनीकी का यहाँ पर प्रयोग होता था और इस प्रकार जो नए उपकरण बनते थे एक विशेष सजावट या सुंदर दिखने में सुंदर हुआ करते थे, जिन पर अच्छी पॉलिश की होती थी। उस प्रकार के उपकरण यहाँ पर हमें नवपाषाण काल में प्राप्त होते हैं। और ये जो उपकरण थे उसमें एक कुल्हाड़ी, बसूला, छेनी, मोलर स्टोन, फैब्रिकेटर जिसे हथौड़ा भी कहा गया था, और ये कहा जाता है कि इस प्रकार के उपकरणों का यहाँ पर प्रयोग होता था। और इनमें उन्हीं उपकरणों का प्रयोग होता, उन्हीं पत्थरों का प्रयोग किया जाता था इन उपकरणों के निर्माण में, जिनका प्रयोग ये कहा जाता है कि आपके पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में किया गया था। लेकिन उनको एक विशेष टेक्निक के द्वारा, ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग टेक्निक के द्वारा उनको एक अच्छी तरीके से सेल्टस में चेंज किया जाता था और उसके बाद आपके इन उपकरणों का प्रयोग होता था। उपकरण यहाँ पर हम बात करेंगे कि इन उपकरणों ने ही नवपाषाण काल के बारे में हमें विशेष जानकारी दी है। लेकिन ये जो उपकरण थे, ये उपकरण अपने आप को अन्य जो पाषाण काल है यानी कि मध्य और पूरा पाषाण काल है उससे अपने आप को अलग करते हैं। तो इस तरीके से ये आपके उपकरण हुए। अब हम बात करेंगे इस नवपाषाण काल के क्षेत्र कहाँ पे थे। सबसे पहले अगर इस पे बात की जाए अब यहाँ पर बात की जाए इस नवपाषाण काल के क्षेत्र कहाँ से प्राप्त होते हैं। अगर आप यहाँ पर सबसे पहले जो नवपाषाण काल का जो उपकरण हमें प्राप्त हुआ वो पश्चिमी एशिया का जो एक देश है जॉर्डन, जो इज़राइल के आसपास है। इस जॉर्डन में एक जगह पड़ती है जेरिको। इस जेरिको से हमें नवपाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ये कहा जाता है कि हसिया यानी कि दांतली, जो पत्थरों की बनी हुई जो दांतली है उसका साक्ष्य हमें सबसे पहले जेरिको से प्राप्त हुआ। जेरिको का एक दूसरा क्षेत्र ये भी माना जाता है कि जेरिको से सबसे पहले विश्व का जो किलेबंदी है उस किलेबंदी के भी साक्ष्य हमें जेरिको से मिलते हैं। उससे आगे अगर हम चले तो जो तुर्की का तकात नामक स्थान है वहाँ से भी हमें नवपाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो विश्व में अलग अलग जगह आपको नवपाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं और उनमें सबसे जो प्रमुख है वह पश्चिमी एशिया का जो जॉर्डन का जेरिको है वहाँ पर माना जाता है। और इसी जेरिको से हमें सिंचाई और नहर की व्यवस्था के बारे में भी जानकारी प्राप्त होगी। जब हम कृषि व्यवस्था को पढ़ेंगे वहाँ पर हम इसमें इसे देखेंगे। अब अगर हम बात करें इन क्षेत्रों में इस नवपाषाण काल में जो मानव जीवन था उस मानव जीवन ने किस तरीके से, किस प्रकार का मानव जीवन था उस पर अगर बात की जाए, नवपाषाण काल का जो मानव जीवन, उस मानव जीवन में बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हम पहले आपसे कर चुके हैं कि किस प्रकार के क्रांतिकारी परिवर्तन यहाँ पर देखे गए हैं। और इन्हीं क्रांतिकारी परिवर्तनों की वजह से इस नवपाषाण काल को गॉर्डन चाइल्ड ने नवपाषाण कालिक क्रांति या पाषाण कालिक क्रांति के संबोधित किया है। तो अगर बात की जाए तो नवपाषाण काल और इस नवपाषाण काल में आपको जो नई चीज़ देखने को मिलेगी एग्रीकल्चर, कृषि में हमने पहले बात की थी कि नवपाषाण काल को कृषि और पशुपालन का काल भी कहते हैं। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है कृषि के लिए किस प्रकार की टेक्निक या क्या व्यवस्था हुआ करती थी। पहले ये कहा जाता है कि मानव ने एग्रीकल्चर यानी कृषि करना शुरू कर दिया था, लेकिन उसके लिए कोई विस्तार नहीं माना गया कि कहाँ कहाँ पर किस
कहाँ पर किसके अनुसार फसलें करनी है, यानी कि मानव के अनुसार नहीं, भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार जहाँ पर जिस प्रकार की फसल सूटेबल थी या उपयुक्त थी वहाँ पर वैसी फसल कर दी जाती थी। नवपाषाण काल के संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारत का जो मध्य पूर्वी क्षेत्र है, मध्य क्षेत्र में हमें गेहूँ की कृषि के साक्ष्य मिलते हैं, जबकि भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पर हमें चावल की कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। उसी तरीके से अगर हम उत्तर पश्चिमी भारत का वाला जो हिस्सा है वहाँ से हमें भी गेहूँ के साक्ष्य मिलते हैं, यानी कि जो भौगोलिक परिस्थितियाँ थी उनके अनुसार यहाँ पर कृषि करने के प्रमाण प्राप्त होते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर कृषि के जो केंद्र हैं वह जो केंद्र आपको वर्तमान भारत के संदर्भ में मिलेंगे वो मेहरगढ़, कोल्डियावा, चिरांद जैसी जो जगह है वहाँ पर हमें मिलेंगे, जिसका भी हम डिस्कस करेंगे। अब एक चीज़ जो आती है यहाँ पर इस एग्रीकल्चर में जो कृषि थी, इस कृषि ने सामाजिक व्यवस्था को बड़ा प्रभावित किया। सामाजिक व्यवस्था को इस तरीके से प्रभावित किया क्योंकि ये कहा जाता है कि इस नवपाषाण काल में जो कृषि, कपड़े की बुनाई, सूत कातना, इस प्रकार की जो व्यवस्था थी और मृत भांड निर्माण के जो कार्य थे वो कार्य महिलाओं की जिम्मेदारी पे हुआ करते थे, जबकि पशुपालन और शिकार से संबंधित जो कार्य थे वो पुरुषों पर आधारित थे। तो इस वजह से जिस क्षेत्रों में कृषि बड़ी डेवलप हुआ करती थी नवपाषाण काल में, उस जगह जो सामाजिक स्थिति थी वो मातृसत्तात्मक थी, और जहाँ पर पशुपालन का प्रभाव क्षेत्र ज़्यादा हुआ करता था वह पितृसत्तात्मक समाज के बारे में हमें जानकारी देता है। तो इस प्रकार आपकी जो इकोनॉमी है, यानी कि आपकी इकोनॉमी को प्रभावित करने वाली जो एग्रीकल्चर है, इस एग्रीकल्चर ने तत्कालीन जो समाज है, सोसाइटी है, उस सोसाइटी को भी प्रभावित किया कि सोसाइटी किस प्रकार होगी, मातृसत्तात्मक होगी या पितृसत्तात्मक होगी। उसी संदर्भ में हम यहाँ पर कृषि के बारे में अगर बात करें तो कृषि के जो साक्ष्य में यहाँ से प्राप्त होते हैं वह एक विकसित कृषि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहाँ तक कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिंचाई और नहर के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। सिंचाई के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग बात की है, जैसे कि पेरी जो एक विद्वान हुए इतिहासकार, उन्होंने कहा कि विश्व में सबसे पहले सिंचाई की जो साक्ष्य है वो सिंचाई के साक्ष्य चीन और अफगानिस्तान से प्राप्त होते हैं। लेकिन वेबिलोव जो नामक एक इतिहासकार है, उन्होंने इसे मिस्र की देन कहा है। तो अलग अलग विद्वानों ने इसके संदर्भ में बात अलग अलग की है, हम वहाँ पर ज़्यादा जाने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज़ है कि जो आपका कृषि और कृषि का जो क्षेत्र है, ये कृषि का क्षेत्र, इस कृषि के क्षेत्र ने नवपाषाण काल को आगे बढ़ाने में बड़ा योगदान दिया है। कृषि के बाद आपके पशुपालन, कृषि के बाद अगला जो प्रमुख केंद्र है पशुपालन। ये पशुपालन ये कहा जाता है कि पुरुषों के अधीन हुआ करता था, और पुरुषों के अधीन होने की वजह से, क्योंकि उस समय में जो समाज था वो चरवाहा अधिक हुआ करता था, महिलाएं घर के कार्य देखती थी और पुरुष पशुपालन और शिकार से संबंधित कार्यों पर उनकी जिम्मेदारी थी। इस काल में अगर हम बात करें तो पशुपालन में जो गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, इनके बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन नवपाषाण काल में घोड़े के बारे में हमें कोई विशेष साक्ष्य प्राप्त नहीं होता। अगली चीज़ अगर हम बात करें मृद भांड निर्माण, मृद भांड का जो निर्माण किया जाता था, यानी कि मिट्टी के जो बर्तन थे उन मिट्टी के बर्तनों को इस चाक से किया जाता था। यानी कि ये जो चाक है इस नवपाषाण काल का एक इन्वेंशन माना जाता है, एक आविष्कार माना जाता है, जिससे जो मृद भांड है वो अच्छी संरचना, एक ज्यामितिक संरचना से इनको निर्मित किया जाता था। लेकिन उसके अलावा अगर हम मृद भांड के संदर्भ में बात करें तो यहाँ पर ग्राइंडिंग और जो पॉलिशिंग टेक्निक है, उस पॉलिशिंग टेक्निक ने इन मृद भांडों की संरचना को बड़ी सुंदरता में रूप प्रदान कर दिया था। तो ये आपके मृद भांड के संदर्भ में बात कही जाती है। मृद भांड के बाद आपके चाक का आविष्कार, चाक ये कहा जाता है कि पहिए का आविष्कार, और पहिए के आविष्कार की वजह से ये कहा जाता है कि यहाँ पर बड़े जो मानव की गति है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की, वो बड़ी तेज हो गई थी। और इसके साथ साथ चाक निर्माण ने भी मानव के विकास के, मानव के सांस्कृतिक विकास में बड़ा योगदान दिया। और चाक निर्माण के बाद ये कहा जाता है कि अग्नि
का ज्ञान, यानी कि जो अग्नि है, आग है, इस आग के बारे में भी हमें इस काल में एक विशेष जानकारी प्राप्त होती है। आग से ये साक्ष्य प्राप्त होता है कि जो अग्नि होती थी, उस अग्नि से भोजन की जो स्वादिष्टता थी, इस स्वादिष्टता के बढ़ने से ये कहा जाता है कि मन स्थिति में बड़े परिवर्तन हुए और इस अग्नि ने भी मानव के विकास में बड़ा योगदान दिया। तो इस काल की जो मानव जीवन था, इस मानव जीवन में इन अलग अलग जो 5 फैक्ट थे, इन 5 फैक्ट ने बड़ा योगदान दिया। अब आगे हम बात करेंगे कि इस नवपाषाण काल के भारत में स्थान कौन कौन से थे। हम अब यहाँ पर जो बात करेंगे कि जो अलग अलग क्षेत्र हैं आपके नवपाषाण काल के, वो भारत के कौन कौन से क्षेत्रों में मिलते हैं। विशेषतः अगर हम बात करें तो भारत में सबसे पहले नवपाषाण कालिक उपकरण की जो खोज है, उसमें सबसे बड़ा योगदान माना जाता है ला मंसूरिया का। ला मंसूरिया ने को 1860 में एक उत्तर प्रदेश की टोंस नदी है, वहाँ से नवपाषाण कालिक उपकरणों की साक्ष्य प्राप्त होते हैं और इस प्रकार नवपाषाण काल के बारे में बड़ा उत्खनन किया गया और भारत में इसके अलग अलग क्षेत्र मिले। उसी के संदर्भ में अगर हम बात करें तो एक विलियम फ्रेजर ने कहा कि उत्तर भारत में तो नवपाषाण काल था ही सही, लेकिन साउथ इंडिया में नवपाषाण काल बाद में आता है, यानी कि उत्तर भारत के बाद दक्षिण भारत में नवपाषाण काल बाद में गया। और ये कहा जाता है कि इस का जो समय है नवपाषाण काल का, वो नवपाषाण काल का जो समय था, वो समय लगभग 2600 ईसा पूर्व से शुरू होता है, जो लगभग 800 ईसा पूर्व में रहा। तो इस बारे में अलग अलग केंद्र कहे जाते हैं कि आपके जो साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया में नवपाषाण काल बाद में गया और उससे पहले आपके कहाँ पर उत्तर भारत में नवपाषाण काल रहा। इसी संदर्भ में अगर हम बात करें तो कौन कौन से क्षेत्र भारत में नवपाषाण काल के माने जाते हैं, तो सबसे पहले उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की जैसे हम बात करते हैं तो अफगानिस्तान और इसकी सीमा पर स्थित जो जगह है मेहरगढ़, जो वर्तमान पाकिस्तान में स्थल माना जाता है, उसी के तहत अगर हम बात करें तो एक स्थल मिलता है आपके बुर्ज होम और एक स्थल मिलता है आपके गुफ कराल। बुर्ज होम और गुफ कराल ये 2 स्थल माने जाते हैं उत्तर भारत में और ये उत्तर पश्चिमी बारे में। आगे अगर हम बात करें तो आपके मध्यवर्ती क्षेत्र में मुख्यतः अगर बात की जाए तो आपके उत्तर प्रदेश की जो बेलन घाटी क्षेत्र है, बेलन नदी घाटी क्षेत्र है, उस बेलन नदी घाटी क्षेत्र में हमें नवपाषाण काल के स्थल प्राप्त होते हैं और इनके 3 केंद्र आपको 3 केंद्र माने जाएंगे जो आपके इलाहाबाद के आसपास ही आपको प्राप्त होंगे। और इनमें जो ये 3 केंद्र है, एक है आपका कोल्डियावा, एक है आपका महागढ़ा और एक केंद्र है आपका चौपानी मांडू। ये आपके उत्तर भारत के जो केंद्र माने जाते हैं और उसी में आपके जो पूर्वी क्षेत्र में आपके बिहार का चिरांद, वर्तमान बिहार में चिरांद, बरूडीह, और उसी के साथ आपके असम में आता है
दावजोडली, दावजोडली जो आपके वर्तमान असम में आता है। तो ये उत्तर भारत में नवपाषाण काल के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। हम एक एक स्थल पर यहाँ पर बात करेंगे। उसके बाद आपके विंध्य पर्वत की जो क्षेत्र है, इससे नीचे आपके दक्षिण भारत में 3 राज्य कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, यहाँ से हमें नवपाषाण काल के बारे में साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगर हम बात करें कर्नाटक की, अगर कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक के कौन कौन से क्षेत्रों में हमें ये स्थल प्राप्त होते हैं, तो कर्नाटक में मास्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, संगनकल्लू, टी नरसीपुर, ये वो क्षेत्र है जहां से हमें एक और कड़क्कल, ये वो क्षेत्र है जहां से हमें नवपाषाण काल के बारे में साक्ष्य प्राप्त होता है। तो ये कर्नाटक वाला हिस्सा, कर्नाटक एक केंद्र था नवपाषाण काल का भारत में। उसके अलावा अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश का पय्यमपल्ली सेक्टर केवल मात्र एक जगह है जहां से हमें नवपाषाण काल के बारे में साक्ष्य मिलते हैं। और उसी के साथ आपके जो तेलंगाना है, तेलंगाना के उतनोय और जो फलवाई नामक जगह है, वहाँ से हमें नवपाषाण